Hello everyone. Our today's topic is fertilization. Fertilization से पहले हमने all pre-fertilization events के topic complete कर लिए हैं. So today we are starting the topic fertilization. So first question arise in our mind that what is fertilization? Fertilization is actually a process in which haploid male gamete, that is sperm, and the haploid female gamete, that is ovum, they actually fuse to form a diploid zygote. This process is called fertilization. If you talk about the site of fertilization, मतलब कि fertilization कहाँ होता है, तो हम कहते हैं human being में fertilization occurs in the ampulla region. Fertilization occur in the ampulla region of fallopian tube. In the diagram, this is the diagram in front of you. इस diagram में आपको fallopian tube दिखाई दे रही है और इसका ये part जो है कहलाता है ampulla, जहाँ पर fertilization होता है. Although पहले इसके लिए ampulla stomach junction कहा जाता था, but now the thing is correct कि ampulla is the site जहाँ पर fertilization होता है. तो please इसके लिए ampulla ही याद रखें. अब हम बात करते हैं कि हाउ द स्पर्म्स कम हेयर. तो यहाँ कुछ मैंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मेंशन किए हैं. ये एक सीक्वेंस में पहला स्टेप आता है इंसेमिनेशन. मेल जो है वो डिस्चार्ज करता है स्पर्म्स को इनटू द फीमेल्स वजाइना that is close to the cervix during the coitus or the copulation. This process is called insemination. Insemination का मतलब है मेल जो सीमेन डिस्चार्ज करता है उसी के अंदर स्पर्म्स होते हैं और सिंगल एजैकुलेशन जो है उसमें लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वजाइना में. और इनमें से अगर हम बात करें ओनली 1%, इट मीन्स 1% मतलब कि 2 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो पहुंचते हैं सर्विक्स तक, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, एंड अबाउट 200, सिर्फ मात्र 200 जो है वो पहुंचते हैं सेकेंडरी oocyte तक. फर्टिलाइजेशन जो है नॉर्मली अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब वही, और फैलोपियन ट्यूब में ये जो प्रोसेस होता है विद इन 12 to 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन. ये जो इंसेमिनेशन का प्रोसेस है इसके हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है 12 to 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन. स्पर्म्स जो हैं, अगर हम स्पर्म्स की बात करें तो स्पर्म्स दे कैन रिमेन वायबल फॉर अप टू 48 आवर्स. स्पर्म का जो लाइफ स्पैन कहा जाता है इट इज़ हैविंग 48 आवर्स आइडियली ये कहा जाता है. और अगर हम ओवम के लिए बात करें तो ये जो है दिस इज़ ओवम के लिए ये जो लाइफ स्पैन है दिस इज़, यहाँ पर मैंने आपको सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम का डायग्राम दिखाया है. इसका अगर हम लाइफ स्पैन कहें तो ये लाइफ स्पैन जो है दिस इज़ अबाउट 24 आवर्स. ठीक है, 24 आवर्स आइडियली आफ्टर ओव्यूलेशन. थस प्रेगनेंसी जो है इट इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर इफ़ इंटरकोर्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग a third 3-day windows, मतलब from the second day before ovulation to 1 day after ovulation. इस 3 days के विंडो में अगर कॉपुलेशन होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हैं. स्पर्म्स जो हैं दे स्विम फ्रॉम द वेजाइना इनटू द सर्विकल कैनाल. यहाँ पर ऑल्दो हमने ये डायग्राम का पार्ट नहीं देखा है पर नीचे यहाँ पर हम जानते हैं कि ये यूट्रस का पार्ट है, इसके नीचे वाला पार्ट सर्विक्स और उसके नीचे होता है वेजाइना. तो यहाँ की हम बात कर रहे हैं. स्पर्म जो है दैट स्विम फ्रॉम द वेजाइना से सर्विकल कैनाल. ठीक है, और ये जो है इसमें मूवमेंट में हेल्प करता है स्पर्म का टेल, दैट इज़ फ्लैजेला. जो स्पर्म का टेल है, टेल के अलावा सीमेन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं विच एक्चुअली कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि स्पर्म की इस मोटिलिटी में, इस मूवमेंट में हेल्प भी करते हैं. वन थिंग जो आपको ज़रूर याद रखनी है दैट इज़ द प्रोसेस. ये प्रोसेस जिसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, दिस प्रोसेस इज़ कैपेसिटेशन. इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, स्पर्म्स जो हैं जो oocyte तक पहुंच जाते हैं विद इन मिनट्स आफ्टर इजैकुलेशन, जो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, एक्चुअली जो हैं स्पर्म्स यहाँ पर इस पैसेज में नीचे यूट्रस, सर्विकल, वेजाइना उस रीजन में जो टाइम लेते हैं, जो 7 घंटे बाद 7 आवर्स लेटर पहुँचते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि 7 आवर्स का ये जो टाइम विंडो है मैंने क्यों लिया? क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक
मोस्ट लाइकली इन द यूट्राइन ट्यूब, स्पर्म जो है दे अंडरगो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। तो आप यहाँ पर एक स्पर्म देख रहे हैं, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, उसके बाद ये मिडल पीस है, नेक है, एंड दिस इज द टेल रीजन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये येलो वाला पार्ट जो है इट इज़ शोइंग यू एक्रोसोम, बट द एक्रोसोम के ऊपर भी मैंने यहाँ पर लिखा है कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। दीज आर द सेवरल सब्सटेंस जो कि स्पर्म के हेड पे एक्चुअली ये जो एक्रोसोम है दिस इज जस्ट लाइक हेलमेट, मतलब उसके ऊपर एक हेलमेट की तरह है जो उसके न्यूक्लियस के मैक्सिमम पार्ट को कवर किया हुआ है। हम सब जानते हैं कि एक्रोसोम के अंदर कुछ स्पर्म लाइसेंस मतलब कि ऐसे एंजाइम्स भरे होते हैं जो एंजाइम स्पर्म को सेकेंडरी oocyte में पेनिट्रेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये एंजाइम्स जो हैं, इन एंजाइम्स के एक्सपोजर के लिए या एक्रोसोम के एक्सपोजर के लिए ये कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन जो है इनका रिमूवल ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो 7 आवर्स का मैंने टाइम दिया है, 6 to 7 आवर्स कहा जाता है कि इस टाइम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यूट्राइन ट्यूब में स्पर्म्स जो हैं दे अंडरगो कैपेसिटेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन, इस कैपेसिटेशन के दौरान होता क्या है, इस दौरान होता क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो सिक्रीशन है वो इन लेयर्स को, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, वो इसे रिमूव कर दिया जाता है। कौन करता है, तो हम कहेंगे सर्वाइकल फ्लूइड जो है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो फ्लूइड है उसके जो सिक्रीशंस हैं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्रोसोम के ऊपर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है इन सबको रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर स्पर्म जो है वो कैपेसिटेशन गेन करता है, कैपेसिटेटेड हो जाता है। इस कैपेसिटेटेड स्पर्म को डीकैपेसिटेटेड भी किया जा सकता है अगर इसे एपिडिडाइमल फ्लूइड में वापस रख दिया जाए। सो कैपेसिटेशन जो है उससे क्या है, ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म्स जो हैं दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स which is surrounding oocyte. You can see here the structure of secondary oocyte. अब उसके मैं जो यहाँ पर बात कर रही हूँ केमिकल प्रोड्यूस बाय द सराउंडिंग oocyte, ये जो सराउंडिंग oocyte जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, ऐसी सेल्स जो कि oocyte को सराउंड करती हैं, कोरोना रेडिएटा सेल्स जो हैं, जो कैपेसिटेटेड स्पर्म्स हैं वो ही अट्रैक्ट होते हैं इस एरिया में। यहाँ पर वो कैपेसिटेटेड स्पर्म्स क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो जो हैं कैपेसिटेटेड स्पर्म्स कैपेसिटी गेन कर चुके हैं। अब ये जो कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं ये केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, तो ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट भी होती है। और अगर हम oocyte की मूवमेंट की बात करें तो oocyte जो है उसकी अपनी कोई मूवमेंट नहीं होती। तो जो ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में आई टोल्ड यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, एक ऐसी सेल्स पैक सेल्स जिन्हें कहते हैं, और दूसरी वो सेल्स जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, और वो सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी कन्वेयर बेल्ट जो यहाँ पर बनती है, और साथ ही में पेरिस्टालिक मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम हेयर टू हेयर। जिस टाइम पर ओव्यूलेशन होता है, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी ये बात, यहाँ पर स्टिग्मा बन जाता है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर एरिया, जहाँ से ओवरी के अंदर रप्चर होता है और ओवरी जो है वो इस सेकेंडरी oocyte को यहाँ पर रिलीज़ करता है। ड्यूरिंग दिस टाइम फिम्ब्री जो है दे स्टार्ट स्वेपिंग ओवर द ओवरी। इस टाइम पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एक्चुअली नेचर हैज़ क्रिएटेड दिस थिंग कि जब ओव्यूलेशन होना होगा तो ये फिम्ब्री जो है ये इस पर स्वाइप करना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि जो ये सेकेंडरी oocyte है ये कहीं नीचे एब्डोमिनल कैविटी में लॉस्ट नहीं हो जाए। तो इसलिए जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा और कैपेसिटेटेड स्पर्म भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर अब क्योंकि कैपेसिटेशन के बाद एक्रोसोम एक्सपोज हो चुका है, ये जो एक्रोसोम है इसका एक्रोसोम जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, और एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम है दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड स्पर्म लाइसेंस। तो एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इवेंट, मैंने ये डॉट डॉट करके जो लाइंस दिखाई हैं बच्चों, मैंने इससे आपको समझाने की कोशिश की है कि हर इवेंट एक दूसरे के बाद हो रहा है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन बेटा उसमें क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसेंस रिलीज होंगे। स्पर्म लाइसेंस में हम बात करते हैं, दीज आर द एंजाइम्स, द एंजाइम इज़ हाई एल्यूरोनिडेज। हाई एल्यूरोनिडेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हाई एल्यूरोनिक एसिड इज़ प्रेजेंट बिटवीन द ग्राउंड सब्सटेंस। ये कोरोना रेडिएटा सेल्स के बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस हैं उनके बीच में हम ये बात कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ते हैं कि यहाँ हाई एल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो इनको लिब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो हाई एल्यूरोनिडेज जो कि स्पर्म के अलावा WBC के पास भी प्रेजेंट होता है, तो ये हाई एल्यूरोनिडेज जो है वो यहाँ से इनका पाथ बनाने में हेल्प करता है। एंड
द रेस्ट नेम्स आर वेरी क्लियर टू यू, नाम से ही क्लियर हैं. कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम विच हेल्प द penetration of between from the corona cells, and the zona lysin enzyme. ये जो zona lysin enzyme है that help to digest the zona pellucida. This is the red color layer is zona pellucida. ये उसको digest करने में help करता है. तो acrosomal reaction जो है that occurs at the optimum pH, और इसके लिए calcium और magnesium ion concentration and temperature जो है necessary temperature that is also required for these acrosomal reaction. ठीक है. अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये रिएक्शन होने के बाद जब यहाँ पर मैंने एक रिसेप्टर्स मेंशन किया है. दिस इज़ द एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte. बाहर की तरफ जो पिंक कलर की आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर द कोरोना रेडिएटा सेल्स. फिर उसके बाद दिस इज रेड कलर लेयर, दिस इज द जोना पेलिसिडा, एंड द अंदर की तरफ दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द सेकेंडरी oocyte. जोना पेलिसिडा जो है दोज containing a special type of receptors on them, we call them ZP3 receptors. These ZP3 receptors, लिखने में हमें ZP3 लिख रहे हैं पर प्रोनाउंस हम इन्हें ZP3 receptors करते हैं. They act as the sperm receptor, और कहा जाता है ये species specific होते हैं. And इनकी बाइंडिंग जो एक्रोसोम जो है इस पार्ट की या स्पर्म के इस पार्ट की बाइंडिंग जो है ZP3 के साथ, इट ट्रिगर्स द एक्रोसोमल रिएक्शन, आगे की एक्रोसोमल रिएक्शन. ठीक है. मैनी स्पर्म्स बाइंड टू द ZP3 मॉलिक्यूल एंड अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन, बट the entry is based on the first come first base. Only the first sperm cell to penetrate the entire zona pellucida and reach the oocyte's plasma membrane that fuses with the oocyte. The fusion of sperm cell with the secondary oocytes set in the motion event that block पॉलीस्पर्मी. पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एक ही स्पर्म के साथ होगा, दैट विल नॉट मोर देन वन स्पर्म. तो एक ही स्पर्म के साथ होता है, दैट्स वाई वी कॉल इट मोनोस्पर्मी. सो हैंस इट इज प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी. Within a few seconds, कुछ ही सेकेंड्स में द सेल मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, जब ये इसके साथ ज्वाइन होता है, और मैं अभी आपको वो इवेंट्स भी दिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, लेकिन विद इन अ फ्यू सेकेंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte, जो सेल मेम्ब्रेन है oocyte की, ये जो सेल मेम्ब्रेन है दैट स्टार्ट डीपोलराइजिंग. डीपोलराइजेशन जो है इसे हम फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी भी कहते हैं. इससे जो डीपोलराइज्ड oocyte है वो किसी और स्पर्म के साथ फ्यूज़ नहीं करेगा. सो आई हैव रिटन हियर द रिजल्ट इन द फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte. दिस कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन विच फेवर्स मोनोस्पर्मी, एंड यू कैन से that it prevent पॉलीस्पर्मी. ये पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करता है. ठीक है. तो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, एंड देयर इज अ सेकेंड इवेंट ऑल्सो दैट इज ऑल्सो नोन एज स्लो ब्लॉक टू द पॉलीस्पर्मी. ये जो है दिस इज बिकॉज ऑफ सम कॉर्टिकल रिएक्शंस. तो ये डायग्राम जो है आपको इसके बारे में समझाएगा. लुक एट द डायग्राम केयरफुली. यहाँ पर पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दूँ. तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द ग्रीन कलर लेयर, दिस इज़ द जोना पेलिसिडा. ये जोना पेलिसिडा लेयर है, यहाँ से ये मैंने दिखाई हुई है. अंदर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा के बीच का जो स्पेस है बचा, दैट इज़ कॉल्ड पेरीविटेलाइन स्पेस, जोना पेलिसिडा. फिर उसके बाहर की तरफ है, दीज आर द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा. ठीक है. अंदर की तरफ ये जो एरिया है दिस इज़ द इनसाइड एरिया, और यहाँ पर है साइटोप्लाज्म, यहाँ पर है साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, एंड बिसाइड द साइटोप्लाज्म यू कैन सी द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी oocyte 2. ये भी आप देख सकते हैं. अब यहाँ पर कोरोना रेडिएटा सेल्स जो हैं इनके बीच बीच में आपने देखा है यहाँ पर हैं स्पर्म्स. ठीक है. ये स्पर्म जो है मैंने आपके सामने सिंगल स्पर्म, और उसके ऊपर ये रेड कलर की स्ट्रक्चर, दिस इज एक्रोसोम, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडल पीस एंड द टेल ऑफ द स्पर्म. ठीक है. द स्पर्म जो कि जोना पेलिसिडा को सबसे पहले जोना पेलिसिडा को क्रॉस करेगा वो ही अंदर आएगा. यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर रिलीज़ ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम, यहाँ पर एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज़ हो गए हैं. एक्रोसोमल एंजाइम का जो रिलीज़ है जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte,
सेकेंडरी oocyte जो है वो कॉर्टिकल रिएक्शंस दिखाएगा। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये आप देख रहे हैं, ये येलो कलर के जो ग्रेन्यूल्स हैं, दीज आर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो दे आर प्रेजेंट बिनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके नीचे ही प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये क्या करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ड्यू टू द एक्शन ऑफ कैल्शियम आयन की हेल्प से ये क्या है, ये अपना कंटेंट जो है, ये इनके अंदर जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो ये इस स्पेस में, पेरिबेटालाइन स्पेस में और जोना पेलिसिडा के पास, यहाँ पर ये रिलीज़ कर देते हैं। ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होते हैं एंड देन दे रिलीज़ देयर कंटेंट including some cortical enzymes also. They release their content between the plasma membrane and zona pellucida. These enzymes hardens the zona pellucida. zona pellucida जो hard हो जाती है and also they help in preventing polyspermy, मतलब कि एक से ज़्यादा स्पर्म्स को एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल रिमेन आउटसाइड, लेकिन स्पर्म और उसका टेल जो है दैट विल एंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये साइटोप्लाज्म में एंट्री करेगा। Somewhere it is also written in some books at the point of contact between the sperm and secondary oocyte, यहाँ पर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कोन। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, विच रिसीव द स्पर्म। ठीक है, मैमिलियन सेकेंडरी oocyte डज नॉट हैव एनी सेंट्रियोल। तो यहाँ पर अब जो है, जो डिस्टल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म है, डिस्टल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म जो है, डिस्टल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म जो है वो यहाँ डिवाइड करेगा। मैंने ऑल्दो डायग्राम में नहीं दिखाया है, बस आप इस बात को याद रखिए, डिवाइड करेगा एंड फॉर्म्स टू सेंट्रियोल टू जनरेट द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन फॉर द सेल डिवीज़न, टू जनरेट माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। इसको बनाने के लिए सेल डिवीज़न आगे जो होने वाला है उसके लिए। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर एंटर कर जाएगा, एंटर करने के बाद जो मेल और फीमेल न्यूक्लियस जो है, दे आर इन फ्रंट ऑफ, बोथ आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बट बिफोर दिस sperm entry, so please note down and mark my line that only a single sperm enters the secondary oocyte, and as soon as ये enter करेगा the oocyte, after the entry of sperm, after the entry of sperm, what will happen, ये क्या करेगा, the oocyte first complete, सेकेंडरी oocyte जो है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट, सेकेंडरी oocyte जो है वो कंप्लीट करेगा क्या, मियोसिस सेकेंड। जो अरेस्टेड मियोसिस था, वो अरेस्टेड मियोसिस कहाँ रुका हुआ था, तो हम जानते हैं मेटाफेज स्टेज पर वो रुका हुआ था। तो वो मियोसिस जो है वो अब कंप्लीट हो जाएगा एंड इट डिवाइड्स इनटू द लार्जर ओवम, मैच्योर एग एंड द स्मॉलर सेकेंड पोलर बॉडी। और दैट फ्रेगमेंट, वो जो है, वो जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, उसका कोई यूज़ नहीं है। अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इन द हेड ऑफ द स्पर्म, अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करें, ये न्यूक्लियस जो है डेवलप इनटू द, ये जो न्यूक्लियस है नाउ इट विल डेवलप इनटू द मेल प्रोन्यूक्लियस। Male pronucleus, actually the pronucleus is the nucleus which actually double its genetic material, and same thing is going to happen with the nucleus of secondary oocyte, और ये जो है now it will act as the female pronucleus। अब ये मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो हैं दोनों एक दूसरे के सामने हैं, दे फ्यूज़ एंड दे प्रोड्यूस, दोनों फ्यूज़ करेंगे, तो मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दोनों मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस,
ठीक है, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे एंड दे विल फॉर्म, ये भी N है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये भी N है, एंड दे विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर called zygote which is diploid. This fusion, this process forming a diploid nucleus, this fusion is known as syngamy. This fusion is called syngamy. ये जो फ्यूज़न है मतलब इसमें 23 क्रोमोसोम्स इसमें थे एंड इट विल नाउ बिकम 46 क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. The fertilized ovum now called zygote. So in this way we completed the process of fertilization. Now I am going to talk about a very simple concept of fertilizing and anti-fertilizing interaction. This is a very important concept given by a scientist F.R. Lilly, who proposed fertilization theory in 1914. That was based on the sea urchin. Sea urchin ये एक इकाइनोडर्म है. According to this theory, एग जो है, ओवम जो है, दैट सिक्रीट अ केमिकल. उस केमिकल का नाम है फर्टिलाइजन. तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाए हैं, दीज आर द पिंक कलर पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स हैं फर्टिलाइजन के. ये फर्टिलाइजन जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. फर्टिलाइजन जो है दैट इज़ सिक्रीटेड बाय ओवम, ग्लाइकोप्रोटीन का ये बना हुआ है. और स्पर्म जो है, स्पर्म के सरफेस पे आप देख रहे हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ एंटी फर्टिलाइजन. दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल मॉलिक्यूल्स हैं. तो एंटी फर्टिलाइजन जो कि मतलब बेसिकली सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए, एंटी फर्टिलाइजन एंड फर्टिलाइजन. द फर्टिलाइजन ऑफ एन एग इंटरेक्ट विद द फर्टिलाइजन जो है, जो एग का पार्ट है, इट इंटरेक्ट विद द एंटी फर्टिलाइजन ऑफ द स्पर्म. और दोनों एक दूसरे के बीच में जो इंट्रैक्शन है उससे स्पर्म जो है वो एग सरफेस पर स्टिक हो जाता है. और ये एडिशन जो है स्पर्म का एग से सेम स्पीशीज़ जो है, ये केमिकल रिकग्निशन जो है, ये F.R. लिली ने समझाया था. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एग्लूटिनेशन. तो एंटी फर्टिलाइजन एंड फर्टिलाइजन का कॉन्सेप्ट एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आज हमने fertilization complete कर लिया. In my next lectures I'll explain the post fertilization events or developmental biology. Thank you.